हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित गोयल और मैं हूं को फाउंडर ऑफ बेसमेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। दोस्तों, मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए जिसमें आपको एनआईएसएम के बारे में भी पता चलेगा, जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ज़रूरी होता है कि एनआईएसएम की कौन सी सीरीज़ हमें एग्ज़ाम में सिलेक्ट करनी है और उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने समय में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम पास कर लेते तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, और अगर हम क्लियर नहीं कर पाते तो क्या हम दोबारा से कितने समय में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बनाऊंगा और हम इस वीडियो में आगे के पार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें करीब 12 चैप्टर हैं जिसको हमें एक एक करके डिस्कस करना है ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिल जाए। क्योंकि जब आप बुक से पढ़ने जाते हैं तो बुक्स में बहुत डिटेल में लिखी रहती हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि उसको समराइज़ तरीके से आपके लिए निकाल के दूँ एक शॉर्ट नोट की तरह, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको जब आप बुक पढ़ें तो एक तो आप उसको रिलेट कर पाएँ और दूसरा आपको बहुत कम चीज़ें ऐसी हों जो बुक से ना समझ में आए, और फिर हम 1 to 1 डिस्कस भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। एक एग्ज़ाम होता है जिसको एनआईएसएम द्वारा कराया जाता है। एनआईएसएम एक संस्था है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट जिसको बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले nism.ac.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो मांगता है वो देने होते हैं। एंड जब वो अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है प्रोफाइल को, देन आप अपने एग्ज़ाम का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब हमें म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा एग्ज़ाम सीरीज़ बुक करना है, सबसे पहले उसका एग्ज़ाम का सीरीज़ है NISM 5A। मैं फिर भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। NISM 5A हमें एग्ज़ाम पढ़ना है और उसको बुक करना है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मतलब 120 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है, करीब 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है और 50 मार्क्स लाने ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज़्यादा से आप पूरे 100 क्वेश्चंस करके आइए और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे नंबर से पास हों। और मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ, सो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। सो दोस्तों, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले NISM 5A सीरीज़ को मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। समराइज़ कर लेते हैं एक बार। NISM पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना प्रोफाइल अपडेट करना है एंड देन फिर आपको अपना स्लॉट बुक करना है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो NISM 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए मुझे 1500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं लगता। जब हम एग्ज़ाम बुक करने जाते हैं तब हमें एग्ज़ाम की फ़ीस देनी पड़ती है, जो 1500 रुपये है। और हम अपने स्लॉट के हिसाब से अपनी जो हमारी टाइमिंग्स हमें पता है कि हम किस दिन फ्री होंगे, हम उसके हिसाब से टाइम स्लॉट भी चूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। MCQ जैसे एग्ज़ाम इसमें आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शंस आते हैं, ऐसे ही इसमें एग्ज़ाम में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एक ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शंस में से आपको एक टिक करना है, जो राइट होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो ये सीरीज़ है NISM 5A, इसकी बुक जब आप पढ़ेंगे तो बुक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी डाल दूँगा। और जब आप अपना एग्ज़ाम का स्लॉट बुक करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक के अंदर 12 चैप्टर हैं। हम एक एक करके सारी वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है कि कोई एक चैप्टर बहुत लंबा होगा तो हम उसके 1 या 2 पार्ट, एक से भी ज़्यादा पार्ट बना सकते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड का एक इंट्रोडक्शन बुक में दिया होगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। मैंने अपने सामने बुक खोली भी हुई है ताकि मुझे भी क्लैरिटी रहे कि मैं अपने ऑडियंस को क्या बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है उसमें एक बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, या फिर क्यों ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। मतलब एक वाई का एक पूरा ही टॉपिक है कि हमें इस चीज़ें क्यों करनी चाहिए। दूसरा, गोल सेटिंग्स, फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, फाइनेंशियल गोल को कैसे पहचानना है, फाइनेंशियल गोल क्या क्या हो सकते हैं, हमें फाइनेंशियल गोल को सेट कैसे करना है अपनी लाइफ में। तीसरा,
सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि मैं तो पैसा सेव करता हूँ, बट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट तो नहीं मानी जाती। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है, और वो सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे आता है डिफरेंट एसेट क्लास, कि कौन कौन से ऐसे एसेट क्लास हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर अपनी एसेट क्लास को हम बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें पैसा एक ट्रेडिशन के हिसाब से हम लगाते हैं। दूसरा रिस्क इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क होते हैं, किस एसेट क्लास में क्या रिस्क होता है, वो रिस्क फैक्टर भी हमें समझना ज़रूरी है। चौथा जो कि पांचवा बिहेवियर बाइजनेस, कि हमें हमारा बिहेवियर कैसा होता है, कि हम किसी चीज़ की तरफ बाइजनेस कैसे दिखाते हैं, हम अट्रैक्ट कैसे होते हैं, हमें कैसे बचना है उससे। फिर आता है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये समझाती है कि हमें किस तरीके की इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना चाहिए, क्या रिस्क लेना ज़्यादा ज़रूरी है, या रिस्क लेने की मेरी कितनी मेरे अंदर ताकत है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। तो मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग भी एक अलग से सब्जेक्ट है जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड देन आता है अंडरस्टैंड एसेट एलोकेशन। बहुत सारे जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं, तो एसेट को एलोकेट कैसे करना है, हमें कितना पैसा कहाँ पे डालना चाहिए, कितना पैसा कहाँ पे नहीं डालना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली टू द फाइनेंशियल गोल, वो भी हमें डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर आता है कि डू इट योरसेल्फ, मतलब आपको ये खुद से करना है या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके कर सकते हो, और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो उसका क्या फी स्ट्रक्चर होता है, और कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो म्यूचुअल फंड आपको देता है निकाल के। सो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वाई। तो वाई इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी एसेट क्लास में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब एक ये क्यों वर्ड जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं तो आपको क्यों करनी है। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्यों ज़रूर होता है कि इस चीज़ को मुझे क्यों करना है। सो ये क्यों एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर गोल सेटिंग या फाइनेंशियल गोल स्ट्रेटेजी क्या होती है। फाइनेंशियल गोल दोस्तों 2-3 एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे फाइनेंशियल गोल सेटिंग ये हो सकती है कि कोई किसी की बच्ची है, लेट से कोई एक इंसान है जिसकी 8 साल की बेटी है, और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक एयर स्पेस में बहुत अच्छा नॉलेज रखती है, उसका इंटरेस्ट है, और वो आगे चल के स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती है। और आज से 10 साल 15 साल या जितने भी टाइम बाद वो ये एजुकेशन करना चाहती है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो पैसा आपको कैसे जोड़ना है। तो एक ये फाइनेंशियल गोल हो गया कि हायर एजुकेशन एक आपका फाइनेंशियल गोल है। तो दोस्तों आपका बच्चा कुछ भी हो सकता है, वो MBA करना चाहता हो, BTech करना चाहता हो, मतलब कोई भी फील्ड में जाना चाहता हो, बट पैसा तो उसके लिए लगेगा ही ना। तो ये हमें समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल गोल हमें कैसे बनाना है। सेकंड नंबर पे एक इंसान है जो एक अच्छी खासी जॉब में था और उसे एक अच्छा प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलने के बाद में वो इंसान किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो गया। अब बड़े शहर में उसको सेटल होने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो एक किराए के घर में रहता है। तो उसका सपना है कि मैं अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूँ। तो एक ये सेकंड फाइनेंशियल गोल हो गया। तो सेकंड फाइनेंशियल गोल मतलब कि एक फाइनेंशियल गोल हायर एजुकेशन, एक फाइनेंशियल गोल आ गया कि आपको घर खरीदना है, तो घर खरीदना भी आपका एक फाइनेंशियल गोल है। तीसरे नंबर पे आता है कि एक इंसान है जिसको पता है कि वो 45 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक काम करेगा, लेकिन उसकी कंपनी से उसको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली। और जब वो बुढ़ापे में आएगा, जब वो ओल्ड एज में होगा, तो उसको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए इनकम चाहिए ही चाहिए। सो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों ये 3 फाइनेंशियल गोल हमने समझे कि हमारे रिटायरमेंट ज़रूरी है, हमारा हायर एजुकेशन ज़रूरी है, और हमारा सपोज़ हमें घर खरीदना है तो वो एक फाइनेंशियल गोल है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल से समझाए हैं। जैसे किसी का सपना घर खरीदना है तो किसी का सपना गाड़ी खरीदना भी हो सकता है। किसी को 5 साल 10 साल बाद बच्चों को एक फॉरेन ट्रिप कराना है, बट वो एक बहुत सारा मनी एक साथ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल गोल वो हो सकता है। ये अलग बात है कि हम अपने पैसे को कहाँ जोड़ के फाइनेंशियल गोल पूरा करेंगे। करेक्ट। तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग आपको एक मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड नंबर पे आते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स इज़ बेसिकली जहाँ पे आप अपना पैसा सेव करते हैं, जो एक FD के तौर में भी हो सकता है, रिकरिंग इनकम के तौर पे भी हो सकता है, घर की तिजोरी में भी आप पैसा रख के सेव कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट
अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। सो इन्फ्लेशन बेसिकली एक महंगाई दर हम जिसको बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन आज की डेट में अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मुझे मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए 30,000 रुपये महीने की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों मैं एक एज्यूम करता हूँ कि 8% से अगर वो एक बेसिक इन्फ्लेशन चल रहा है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो अगले साल जो 30,000 का खर्चा मैं कर रहा था घर चलाने के लिए, वो खर्चा मुझे कहीं ना कहीं 31,800 रुपये में करना होगा। अब सुनने में तो आपको लग रहा है नॉर्मल है, ठीक है, एक साल 30,000 एक्सपेंस किया था और अगले साल 31,800 मुझे एक्सपेंस करना पड़ रहा है। बट जब आप इसे थोड़ा लॉन्गर रन में देखेंगे, अब मैं 10 साल के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो यही चीज़ आपकी 53,000 रुपये आ जाएगी। तो मतलब जो खर्चा आप 30,000 रुपये महीने में चला रहे हो, वो खर्चा करीब 53,000 रुपये में चलेगा। या फिर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जो अभी हमने बात की थी, जिस बेटी को एयर स्पेस करना था, साइंटिस्ट बनना था, और उस की कॉस्ट थी 50 लाख। अब दोस्तों उसको आज थोड़ी करनी है वो चीज़, उसको तो करनी है 10 साल बाद या 15 साल बाद। तो अगर हम 10 साल का भी एग्जांपल लें, तो जो 50 लाख रुपए में एजुकेशन आज हो रही है, अगर मैं इन्फ्लेशन मानता हूँ कि 6 से 8% के बीच में वेरी करता है, तो आने वाले 10 साल में उसकी कॉस्ट करीब 1 करोड़ के आसपास होनी चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो दोस्तों आपको कॉर्पस 50 लाख नहीं बनाना है, आपको 1 करोड़ बनाना है। तो सेविंग्स वो नहीं है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। सो आपके पैसे की जो इन्फ्लेशन से भी नीचे कम रिटर्न दे रहा है, अगर आप 3% या 4%, जैसे सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखते हैं तो वो आपको 3% हार्डली का ब्याज देता है, करेक्ट। तो वो आपकी सेविंग्स है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली जब आप अपने इन्फ्लेशन को भी ऊपर ले आते हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर जब आप रिटर्न बनाते हैं, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में ये एक बहुत छोटा सा फ़र्क है कि सेविंग्स हम जनरली मान रहे थे कि यार मैंने तो एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एफडी आपको अगर 6% का रिटर्न देती है फॉर एग्जांपल, तो 6% की एफडी, और अगर वो कोई कुछ चीज़ों में इन्फ्लेशन 8% है, जो आपको फाइनेंशियल गोल, आपका जो फाइनेंशियल गोल है उस पर्टिकुलर चीज़ का इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से चलता है, तो फिर आप मानिए कि आपको तो उल्टा और पैसे डालने पड़ेंगे ना बाद में, तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में तो है ही नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। तो उसके बाद फिर हम आते हैं बिहेवियर बाइसिस। तो बिहेवियर बाइसिस मतलब हमें अपने बिहेवियर को भी पहचानना है। ऐसे ही किसी और से अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि हर एक इंसान की पॉकेट साइज़ अलग होती है, हर एक इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिहेवियर क्या है और हमारे फाइनेंशियल गोल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, करेक्ट। एक बहुत छोटे छोटे, मतलब ये पहला ही चैप्टर है तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, और ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझनी है इस बुक में, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ें तो मैंने बुक में भी पढ़ी थी और मेरी वीडियो में भी आपने देखा था, करेक्ट। एंड फिर हम आते हैं रिस्क प्रोफाइल। तो जैसे हमने एक रिस्क समझा था कि क्या क्या रिस्क होते हैं, ऐसे ही हमने फिर समझा कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है। रिस्क प्रोफाइलिंग बेसिकली 3 कंपोनेंट में अगर मैं बात करूँ रिस्क प्रोफाइलिंग के, कि मुझे क्या ज़रूरत है ये रिस्क लेने की, पहली चीज़, मतलब अगर मैं बहुत हाई रिटर्न बनाना चाहता हूँ तो क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। सेकेंडली, क्या मेरा रिस्क मुझे अलाउ करता है, मेरी कैपेबिलिटी मुझे अलाउ करती है, मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करती है रिस्क लेने के लिए। और थर्ड नंबर पे, क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ या मैं वॉलेटिलिटी को झेल सकता हूँ। तो ये 3 कंपोनेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपको समझने की रिस्क प्रोफाइलिंग भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क समझिए कि उसमें लिक्विडिटी क्या है ना, उसका रिटर्न कितना होगा, या आपका फाइनेंशियल गोल से पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ किसी के कहने से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली फिर हम आते हैं एसेट अंडर एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन, जैसे मैंने अभी डिफरेंट एसेट क्लास की बात की थी, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा फिर से। तो अंडर एसेट एलोकेशन का मतलब हमें किस एसेट में कितना एलोकेशन लेके जाना चाहिए, तो वो एक इसका अलग से टॉपिक है। एंड थर्ड, डू इट योरसेल्फ, और जो मैंने आपको भी बताया था। सो दोस्तों, ये जब हम बात करते हैं तो इसमें एक रिस्क वाला एक चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो रिस्क के अंदर कौन कौन से रिस्क अपडेटेड है, रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। सो पहला रिस्क इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या रिस्क हो सकता है, कि इन्फ्लेशन का रिस्क हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन भाग रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न नहीं दे रहा है तो वो एक रिस्क आपके लिए बढ़ गया, क्योंकि आप जो पैसा बनाना चाहते थे वो तो इन्फ्लेशन में ही कम होता जा रहा है, करेक्ट। सेकेंडली, लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क एक बेसिक चीज़ है कि सपोज करिए कि आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें लॉक इन है लंबा,
या लिक्विडिटी बहुत जल्दी नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने लिक्विडिटी रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं किया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो एक रिस्क हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। तो आपको ये भी चेक करना है कि आप जिस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें लिक्विडिटी कितनी है, और क्या उस लिक्विडिटी के ना होने से आपकी इन्वेस्टमेंट पे या फिर आपके डेली रूटीन पे या फाइनेंशियल लाइफ पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। तो आपको वो पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बनानी है। सेकेंडली, क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है बेसिकली कि जैसे सपोज़ करिए कि अब हम एसेट, इससे पहले हमें ना एक टॉपिक और समझना पड़ेगा, तो हम एसेट एलोकेशन पे आ जाते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट एसेट क्लास क्या होते हैं, तो डिफरेंट एसेट क्लास की मैं अगर बात करूं तो देयर इज़ 4 एसेट क्लास। सबसे पहले रियल इस्टेट, जो बहुत लोगों को पसंद है, तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। सेकेंडली, कमोडिटीज़, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, मतलब कुछ ऑयल जैसे क्रूड ऑयल हो गया, तो ये कुछ कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे अब उसमें मैम इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है इक्विटी, जो शेयर्स हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी शेयर्स में करते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी आपको समझ में आती है, उसका रिस्क प्रोफाइल समझ में आता है, तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आता है फिक्स इनकम या फिर आपका डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, जैसे एफडी हो गया, है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या स्कीम हो गई, है ना, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, है ना, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये एसेट क्लास में अगर मैं जाता हूँ तो मतलब इक्विटी के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी हो गए, एंड फिक्स इनकम में मैंने आपको बताया एफडी हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गए, है ना। थर्ड नंबर पे फिर हमारा गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ एंड देन रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट पे कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर, जहाँ पे भी लैंड, जो जिस तरीके का फ्लैट आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। तो अब हम जब ये 4 एसेट क्लास में समझ में आ गया हमें, तो अब हम वापस से इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पे आते हैं। तो इन्फ्लेशन मैंने पहले क्यों बताया, ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाओ कि ये एसेट क्लास के हिसाब से। अब देखो, इन्फ्लेशन रिस्क सारी चीज़ों में है कि अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और वो रियल एस्टेट अगर इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देके गया, तो वो रिटर्न आपके लिए बेकार हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया। जैसे फिक्स इनकम की हम बात करते हैं, तो फिक्स इनकम में सेविंग अकाउंट में पैसा रख के आपको उतना ब्याज नहीं मिला जितना कि इन्फ्लेशन चला गया। सो ये इन्फ्लेशन रिस्क हो गया। क्रेडिट रिस्क, अब जैसे इससे पहले लिक्विडिटी रिस्क पे वापस आते हैं। तो लिक्विडिटी रिस्क मतलब हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट चूज़ कर लिया कि हमें एक प्लॉट खरीदना है, और वो प्लॉट हमने ये सोचा कि यार हम ना इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, 6 महीने बाद हम इसको बेच देंगे, ट्रेडिंग के लिए हम लेते हैं। सो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको उसका ग्राहक मिल जाए, बायर मिल जाए, हो सकता है बहुत लंबे समय ना मिले, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सपोज एक फ्लैट खरीदा और आपने क्या किया, आपने उसमें से एक कमरा बेच दिया, बाकी रोक लिए, है ना। आपको पूरा फ्लैट बेचना है। अब कई बार क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि एक मुश्त अमाउंट चाहिए होता है, एक लमसम अमाउंट चाहिए होता है, और लोन कोई बंदा नहीं लेना चाहता, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपने की है, उसमें कितनी लिक्विडिटी है और कितनी ली है। या फिर आपने जैसे कोई पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी ले ली, जो कि फिक्स इनकम का ही पार्ट है, तो एंडोमेंट पॉलिसी या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें 10 साल 15 साल का लॉक इन है, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, वहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते पैसा, तो वो एक लिक्विडिटी रिस्क आपके लिए बन गया। थर्ड नंबर पे क्रेडिट रिस्क। तो अब हम, जैसे हमने एसेट क्लास की बात की थी, बॉन्ड, डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड्स। उसको क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, लेंडर्स को जो हम पैसा उधार देते हैं। तो बेसिकली फिक्स इनकम क्या होती है, फिक्स इनकम होती है कि जहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं और उस पैसे पे आपको ब्याज मिल रहा है। तो जैसे हम एफडी देते हैं बैंक को, तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट रेट देता है, करेक्ट। जैसे हम डिबेंचर्स लेते हैं या बॉन्ड लेते हैं किसी कंपनी का, तो अगर क्रेडिट रिस्क है भाई, सपोज करो आपने किसी को पैसा दिया और वो इंसान पैसा आपका वापस ही नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका प्रिंसिपल भी नहीं दे पा रहा है और आपका ब्याज भी नहीं दे पा रहा है, तो वो एक क्रेडिट रिस्क हो गया कि आपने किस कंपनी को या किस कंपनी का बॉन्ड खरीदा था, किसके डिबेंचर्स खरीदे थे, है ना, या आपने ऐसे ही किसी वही बैंक से इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें इंटरेस्ट रेट के लालच के चक्कर में आपने एफडीज बनाए थे, कल को बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया। तो हालांकि ऐसा नहीं होता। ये जो डिज़ायर्स हैं, ये पहली वाली डिज़ायर ये कि लोग जो फिक्स इनकम में इंटरेस्ट आता है वो आपको करेक्ट टाइम पे आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये सोच के देता है कि मुझे नहीं करना है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वो रेटिंग कंपनी कैसी है जिसका आपने बॉन्ड लिया है, ज़्यादा हाई रिटर्न के चक्कर में तो आप डेट में नहीं चले गए हो। तो ये क्रेडिट रिस्क के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो डेट में ये क्रेडिट रिस्क होता है,
करेक्ट। तो आप ये जब बुक में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली कनेक्ट भी हो जाएगा। तीसरा फिर आता है मार्केट रिस्क, प्राइस रिस्क। तो लिक्विडिटी हमने रियल एस्टेट के तौर पे समझी है ना, या हमने कोई कोई लॉक इन इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा, हमने क्रेडिट रिस्क को बॉन्ड मार्केट से समझा। ऐसे ही मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क होता है शेयर्स में। जब आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसके जो रेट है वो किसी बायर और सेलर की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। तो अगर कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज की प्रोडक्ट में डिमांड अच्छी है, उसका लगातार परफॉर्मेंस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हो सकता है कि उसके प्राइस अच्छे होंगे, आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर उसका प्रोडक्ट फेल हो जाता है, कोई ऐसी पॉलिसीज़ है जो उस कंपनी के अगेंस्ट पे होती हैं, या मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है ना। स्टॉक्स गिर जाते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन है, प्राइस गिरेगा तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी डाउन आएगी। तो वहाँ पे आपको ये प्राइस रिस्क रहता है इक्विटी के केस में। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब सपोज करिए कि कोई बॉन्ड में आपने पैसा लगाया था और आपने ये एज्यूम किया कि यार आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो बॉन्ड, क्योंकि क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो बॉन्ड मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाते हैं, बॉन्ड मार्केट के जो रेट है वो गिर जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ, आपने सोचा कि यार बॉन्ड गिर जाएगा तो मैं अभी बेच देता हूँ, सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड सेल हो जाते हैं एंड फिर मैं बाद में उसको खरीद लूँगा। तो ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है कि आपका जो एजम्पशन था कि आने वाले टाइम में आपका जजमेंटल था कि यार मैं इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए तो बॉन्ड गिरेगा और मैं उसको दोबारा खरीद लूँगा, या फिर मैं अभी फ़िलहाल बुक कर लेता हूँ। और ये भी हो सकता है कि आपका जजमेंटल गलत हो गया, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े तो बॉन्ड के प्राइसेस नहीं गिरे और आपने बेच दिया, क्या बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए, तो डिपेंड करता है। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है कि आपने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने की खबर से या कैसे नॉलेज से या आपने कोई अपने जजमेंट से इसके इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह की है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए तो मैं यहाँ से निकाल के वहाँ चला जाऊँगा, या इंटरेस्ट रेट गिर गए तो मैं यहाँ से बेच के वहाँ परचेस कर लूँगा। तो ये इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग के हिसाब से भी चलता है, कभी इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट या आरबीआई उस पर टाइम पे कॉल लेते हैं। सो ये आपने समझ गया। अब ये रिस्क में आप एक चीज़ समझिए कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो आपको ऐसे सोचकर आप अवॉइड कर सकते हैं कि भाई पहली बात तो अवॉइड करिए कि पहला मिनट तो अवॉइड करना ही है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है, आपको मतलब उसका तरीका समझ में नहीं आ रहा है, आपको जैसे इक्विटी के प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं कि आपको पता है यार ये गिर जाता है बढ़ जाता है, बट आपको नॉलेज नहीं है, आप उसको झेलना नहीं चाहते हैं, तो आप मत जाइए उस इन्वेस्टमेंट में। या फिर आपको जैसे लग रहा है यार मुझे रियल एस्टेट में नहीं जाना। अब रियल एस्टेट में जनरली क्या होता है कि सपोज आपने कोई घर खरीदा है रहने के लिए, तो आप ना आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या कहीं पे पढ़ेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो घर हम रहने के लिए खरीदते हैं ना वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो एक्सपेंस होता है। आप इस बुक में भी, आप जब एनआईएसएम की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे भी मेंशन है कि घर खरीदने वाला जो हम घर खरीद के जिसमें रहते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए एक वैल्यू है जहाँ पे हम रह रहे हैं बस। करेक्ट। हम उसको बेच के बार बार उसको फंडिंग उसको हम इंक्रीज के तौर पे बार बार खरीद बेच नहीं करेंगे, एक दो बार आप कर लेंगे बट ज़्यादा टाइम आप नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। सो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है कि मुझे रियल एस्टेट में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तब रियल एस्टेट मत जाइए। तो बेसिकली आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, अवॉइड करना है। सेकेंडली, टेक पोजीशन ऑफ बेनिफिट। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स का ना ऐसे डिसीजन नहीं कि सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे गिर जाएंगे, तो ऐसा अपने आप को काम रखने की ठीक है, बहुत सारी जल्दी डिसीजंस नहीं लेने। कई बार क्या करते हैं ना, हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम डेटा पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम और लोगों को सुनते हैं, हम एडवाइज़र की बात सुनते हैं, फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने पहले ही डिसीजन ले लिया, उसके बाद हम ये डेटा पढ़ने जा रहे हैं। या तो पहले ही समझ लो, पहले डेटा पढ़ लो, पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद फिर आप डिसीजन करने जाओ। बट बेसिकली लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद में जैसे आपको लगा था कि यार मुझे एफडी में नहीं जाना, मुझे एफडी से इन्फ्लेशन भी मैं बीट नहीं कर पाऊंगा, बट आपने एफडी कर दी पहले ही और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो आप पहले सोचिए, ज़रूरी थोड़ी आप एफडी एक हफ्ते बाद भी कर सकते थे। तो पहले आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपको डिसीजन लेने से पहले डेटा पढ़ना है। सेकेंडली, डाइवर्सिफाइड। तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर
आपके पास 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको ना ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ से अट्रैक्ट होकर एक ही जगह पैसा लगा देना है कि गोल्ड में लगाया था तो गोल्ड में ही लगा दिया, घर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था तो रियल एस्टेट में लगा दिया। हो सकता है कि आप थोड़ा सा पैसा इक्विटीज़ में लगाएंगे, थोड़ा सा बॉन्ड्स में लगाएंगे, है ना। बहुत सारी अलग अलग एसेट क्लास में आप अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि एक एसेट क्लास आपको ज़्यादा पैसा दे रही है, एक एसेट क्लास आपको कम पैसा दे रही है, एक एसेट क्लास नेगेटिव है, एक एसेट क्लास ऊपर है, तो आपका बैलेंसिंग हो गया। तो रीबैलेंसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो रीबैलेंसिंग का भी इसमें एक टॉपिक है जिसके अंदर रीबैलेंसिंग सिखाई जाती है कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट, सपोज आपने 50-50 का चूज़ किया कि ए एंड बी पार्ट में, ए एसेट क्लास ए और एसेट क्लास बी में मैं 50-50% पैसा डालूंगा। अब अगर सपोज करते हैं आपने 1000 रुपीज़ ए में डाले और 1000 रुपीज़ बी में डाले, करेक्ट। तो अब जो ए एसेट क्लास था उसकी कीमत हो गई 1100 या सपोज 1200 हो गई, और जो बी एसेट क्लास था वो गिर गया, उसकी कीमत हो गई 950। तो आप देखेंगे नेट में जहाँ पे आपने 1000 लगाया था वो 950 था, वहाँ पे 50 रुपये नेट डाउन है। और जहाँ पे आपने 200 रुपये कमाए थे, जहाँ 1000 के 1200 हो गए ए एसेट क्लास में, वहाँ पे 1200 वैल्यू, तो नेट में आप 150 रुपये प्लस में हैं। तो आप या तो इसमें अगर आपको 50-50 का एलोकेशन ही रखना है तो आप क्या करिए, 150 रुपये की जो बढ़त हुई थी वो बेच के बी एसेट क्लास में डाल दीजिए, ताकि आपका बैलेंसिंग वो 50-50% ही रहे। तो ऐसे एसेट क्लास के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सेबी ने भी एक म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाया है कि म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड को छोड़कर बाकी की जितनी भी स्कीम्स हैं, मतलब उसमें वो नहीं आते हैं, लिक्विड फंड्स नहीं आते हैं, तो बाकी की जो इक्विटी स्कीम्स हैं, ऐसी स्कीम्स हैं, उनके 30 डेज़ की रीबैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 30 डेज़ में आपको रीबैलेंसिंग करना है, करेक्ट। आप उस बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 30 डेज़ उसमें हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि कितने दिन में रीबैलेंसिंग का होता है, तो 30 डेज़ एक्सेप्ट इंडेक्स फंड और ट्रेड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और लिक्विड फंड में ये अलाउ नहीं हो, लिक्विड फंड के लिए नहीं होता एप्लीकेबल। तो ये आपको 30 डेज़ में रीबैलेंसिंग करना होता है। इसके लिए सिड, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में रीबैलेंसिंग का लिखा रहता है, करेक्ट। सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने क्या क्या किया, हमने वाई समझा कि क्यों करना चाहिए, फिर हमने गोल्ड फाइनेंशियल सेटिंग समझी, फिर हमने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट समझा, उससे इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है वो समझा, फिर हमने डिफरेंट एसेट क्लास को समझा, फिर हमने बिहेवियर बाइसेस को समझा कि किसी के बिहेवियर पे नहीं जाना, आपको अपना बिहेवियर समझना है। रिस्क प्रोफाइल कि हम मेरे को क्यों करना है, 3 कंपोनेंट बना लीजिए कि मैं क्या, मेरे को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अंडर एसेट एलोकेशन, जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आपको एसेट एलोकेट करना है तो एक जगह पैसा नहीं डाल के आप अलग अलग एसेट क्लास में भी अपना पैसा डिवाइड करके अपने बैलेंसिंग कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट, डू इट योरसेल्फ और प्रोफेशनल। सो दोस्तों ये एक लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट है। मैंने बहुत समराइज करके चैप्टर बताया। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उस पर और क्लियरिटी से आपको समझा पाऊँगा, या मैं डिफरेंट तरीके से उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों ये एक इस तरीके की चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास 3 तरीके होते हैं। क्या होता है कि अगर हिस्ट्री का टीचर अपने किसी स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाने लगे तो शायद वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो 3 चीज़ें क्या हैं कि भाई आपको नॉलेज ही नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो आप उस चीज़ में नहीं घुसना चाहेंगे, वो घुसना भी नहीं चाहिए। सेकेंडली, आपके पास नॉलेज है बट आपके पास टाइम नहीं है, करेक्ट। और थर्ड नंबर, आप एक कॉस्ट ऐसी है जो आप सोच रहे हैं कि मैं कॉस्ट बचाने के चक्कर में वो कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे डेफिनेटली उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, और मुझे उस प्रोफेशनल बंदे को ये काम करने के लिए देना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल चीज़ है। अब सपोज़ मैं खुद से गोल्ड खरीद लूँ, खुद से इक्विटीज़ खरीद लूँ, खुद से बॉन्ड्स खरीद लूँ, तो मुझे उतनी रिसर्च करनी पड़ेगी, उतनी चीज़ों की समझनी पड़ेगी, उसका डेटा पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्रेडिट रिस्क समझनी पड़ेगी, जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। या तो फिर म्यूचुअल फंड के बाद एक प्रोफेशनल टीम है। म्यूचुअल फंड का जन्म ही इसलिए हुआ, उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसलिए बोलते हैं कि वो एसेट को मैनेज करती है। अब एक प्रोफेशनल टीम जो ये सब पढ़ाई करके आई है, सब सीख के आई है, एक फंड मैनेजर आपको मिलेगा। वो फंड मैनेजर आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा है, वो एक उसकी कॉस्ट लेगा आपसे, जो एक फंड मैनेजिंग एक्सपेंस रेशो के तौर पे दी जाती है। और उसके लिए भी सेबी ने स्पेसिफिक किया हुआ है कि इतने % से ज़्यादा आप उस पर, वो हम एक अलग टॉपिक है, उस पर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे, तो उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको नॉलेज है तो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब टाइम ही नहीं है तो आप पढ़ कैसे पाओगे, आप डेटा कैसे रीड कर पाओगे, उसके लिए टाइम कैसे दे पाओगे, रीबैलेंसिंग कैसे कर पाओगे, लिक्विडिटी रिस्क कैसे समझ में आएगा आपको, या एसेट एलोकेशन कैसे समझ में आएगा। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको
अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो डू इट योरसेल्फ से ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रोफेशनल को दे दीजिए। तो प्रोफेशनल कौन है? म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स आपको ये सारी एसेट क्लास बना के दे देता है। आपको जस्ट उनको बताना है कि मैं किस नेचर का इंसान हूँ, मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस प्रोफाइल के हिसाब से आपको वो स्कीम सेलेक्ट करके दे देगा। सो दोस्तों, मुझे म्यूचुअल फंड का एक बेसिक मैंने आपको आज समझाया। तो म्यूचुअल फंड का एक बेसिक है कि आपको ये पहले समझना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो आज मैंने कोशिश की एक पहला चैप्टर समझाने की। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपको कोई भी ऐसे डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीज़ें। एंड आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विद माय कंपनी बेसमेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लेना। ये केवल आपके NISM एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। करेक्ट। सो अब इस पहले चैप्टर के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चंस हैं कि विच among the following investment avenues does not offer income on a regular basis। तो मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे एसेट क्लास है जो आपको रेगुलर इनकम नहीं देते। तो इसमें ऑप्शन है रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड, स्टॉक्स एंड डिवेंचर। सो मुझे अगर आप कमेंट बॉक्स में वैसे लिखिए, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ कमेंट बॉक्स में तो आप लिख ही देंगे। सो फिजिकल गोल्ड मतलब जैसे रियल एस्टेट अगर मैं लेता हूँ तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। रियल एस्टेट अगर मैं लेता हूँ तो मैं उसको रेंट पे दे सकता हूँ, तो मुझे इसका किराया आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं स्टॉक्स खरीदता हूँ तो मुझे उससे डिविडेंड इनकम आ सकती है, चाहे भले ही कुछ टाइम डिस्टेंस पे आए, लाइक क्वार्टरली आए या मंथली आए, बट स्टॉक्स में आप डिविडेंड इनकम आ सकती है। डिवेंचर्स में आपको एक इंटरेस्ट रेट इनकम आती है, जो एक फिक्स इनकम के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए जाते हैं डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में। तो एक बचता है फिजिकल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड आप क्या करेंगे, उसको किराए पे नहीं दे सकते किसी को, है ना, या फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको घर में ही रखना पड़ेगा, तो आपको रेगुलर इनकम नहीं बना के दे सकता, इसलिए इसका आंसर है फिजिकल गोल्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पहले चैप्टर से मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एसेट कैटेगरी है जो परचेज करके आप उसको कंजम्पशन नहीं कर सकते, मतलब कंज्यूम पर्पज अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आप उसे कंज्यूम ही कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आपने जो रियल एस्टेट में घर खरीदा रहने के लिए, तो स्टॉक्स विच अमंग द फॉलोइंग एसेट कैटेगरी कैन ऑल्सो बी परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पज अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप उसे खुद कंज्यूम भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जिसे आप खुद कंज्यूम भी कर सकते हो और उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हो, तो रियल एस्टेट ही है। तो मतलब उसे खुद भी मैं जाके रह सकता हूँ अपने घर में, या फिर मैं उसे किराए पे भी चढ़ा सकता हूँ, या फिर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी छोड़ सकता हूँ, है ना। बट स्टॉक्स को मैं किराए पे नहीं चढ़ा सकता, या मैं खुद यूज़ कैसे करूँगा, बॉन्ड्स को मैं क्या खुद यूज़ कैसे करूँगा, या डिवेंचर्स को मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो उसका आंसर है रियल एस्टेट। थर्ड नंबर पे आता है द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान है दोस्तों, मतलब कि परचेजिंग पावर करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी परचेज की पावर ऑफ, मतलब करेंसी की पावर डिक्रीज करती है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी परचेजिंग पावर को कम करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 30,000 में अगर आप अपना घर का खर्चा चला पा रहे हैं तो अगले साल वो खर्चा 31,800 में चलेगा अगर आपका 8% 6% का इन्फ्लेशन है, सॉरी 6% से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 31,800। तो एसेट एलोकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एक इन्फ्लेशन है जिसका ये आंसर करेक्ट है। करेक्ट। व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्चुअल में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका रियल रेट अगर मुझे जानना है तो देखो टैक्स, है ना, एक्सपेंसेस, या फिर आपने रिस्क लिया था उस रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसका एक और चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो रिटर्न बनाते हो, तो यही करेक्ट है। मतलब जो महंगाई दर थी, सपोज 6% थी, आपने 6% के ऊपर जो रिटर्न बनाया, वो रियल रेट ऑफ जो रिटर्न है आपको वही है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो आपने रिटर्न बनाया है वो आपका रियल रिटर्न है। करेक्ट। फिर आता है when the interest rate in the economy increase the price of existing bonds। दोस्तों मैंने अभी आपको ये जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा था इसमें मैंने बताया था कि when the interest rate in the economy increase, अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, the price of existing bond क्या होगा, गिरेगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि गिरेगा क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो इंक्रीज, फ्लक्चुएट और डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा क्योंकि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में जब बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाते हैं, बॉन्ड के जो रेट है वो गिर जाते हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड के रेट गिर जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके एग्जाम में। सो दोस्तों, और मैं ना आपको ये अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे। इससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें कोई और डाउट है, तो हम और अच्छे से वीडियोस आके बना सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद। Bestmate. Invest